मूवी इज प्रेजेंटिंग अलेक्जेंडर। ये कहानी अलेक्जेंडर की यानी कि सिकंदर की, और कहानी की शुरुआत होती है 285 BC से, जब मैसेडोनिया के राजा के घर में एक बच्चे का जन्म होता है और इस बच्चे का नाम अलेक्जेंडर रखा जाता है। कहा जाता है कि अलेक्जेंडर की माँ ओलंपियस एक जादूगरनी थी और अलेक्जेंडर मैसेडोनिया के राजा फिलिप का नहीं बल्कि ज्यूस का बेटा था। ज्यूस तूफानों के देवता का नाम है। दरअसल अलेक्जेंडर के माता पिता हमेशा लड़ते रहते थे, जो एक बच्चे के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। लेकिन अलेक्जेंडर के पास दोस्ती के नाम पर एक ऐसा रिश्ता था जहाँ उसे सुकून मिलता था। उसके दोस्त का नाम हिपास्टियन था। कहा जाता है कि अलेक्जेंडर और हिपास्टियन के बीच में शारीरिक संबंध भी थे। ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। अलेक्जेंडर हमेशा कहता था कि हिपास्टियन उसका सबसे अच्छा दोस्त है, वो उसका सबसे वफादार दोस्त है। अलेक्जेंडर के पिताराज जी बच्चों को पढ़ाने के लिए एथेंस से एक खास टीचर को लाते हैं जिसका नाम अरस्तु होता है। अरस्तु बहुत गुणी टीचर थे। एक बार उनके राज्य में घोड़े बेचने वाला आता है जिसके पास बहुत सारे घोड़े थे, और इन्हीं घोड़ों में से एक घोड़ा ऐसा था जो बहुत गुस्सैल था, जिसे कोई कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, और दिखने में वो घोड़ा बहुत सुंदर था। राजा फिलिप भी उसे कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं लेकिन उनसे भी कंट्रोल नहीं हो पाता। इसलिए राजा कहते हैं कि इसे यहाँ से ले जाओ, वरना जो इसकी सवारी करेगा वो मारा जाएगा। तभी सिकंदर यानी कि अलेक्जेंडर, जो महज 13 साल का है, और अपने बाबा फिलिप को कहता है कि बाबा ये घोड़ा मेरे लिए खरीद दो, मैं इस पर सवारी करूँगा। इस पर फिलिप कहता है कि अगर सवारी नहीं कर पाए तो अलेक्जेंडर कहता है कि मैं कर सकता हूँ। और तभी हमें वो आदमी दिखाया जाता है जिसका एक घोड़ा होता है। वो कहता है कि महाराजा ये घोड़ा इस बच्चे की जान ले लेगा। लेकिन सिकंदर उस घोड़े को काबू में कर लेता है और उस पर बैठता भी है और दूर तक सवारी भी करता है। ये देखकर वहाँ पर जितने भी योद्धा होते हैं वो बहुत हैरान हो जाते हैं। सिकंदर के साहस को देखकर उसके पिता को बहुत गर्व होता है। अब सिकंदर इस घोड़े का नाम यूसेपरस रखता है और घोड़े को कहता है कि आज के बाद हम दोनों एक दूसरे के साथ ही होंगे, मैं जहाँ भी जाऊँगा तुम मेरे साथ रहोगे। सिकंदर ने छोटी सी उम्र में इतना बड़ा काम कर दिया था जो उस राज्य के बड़े बड़े योद्धा भी नहीं कर पाए थे। कहानी में फिलिप अपने बेटे अलेक्जेंडर को महान योद्धाओं के बारे में बताता है। वो से अखिलीस, प्रोमेथियस, यूडिकस और बहुत सारे महान योद्धाओं के बारे में बताते हैं। इनकी कहानी सुनकर सिकंदर एक दिन कहता है कि बाबा मेरी भी तस्वीर इन्हीं की तेरी दीवारों पर लगेगी। लेकिन उसके पिता कहते हैं कि इतना आसान नहीं होगा, इन सब के लिए तुम्हें अपनी माँ के चंगुल से निकलना पड़ेगा। फिलिप कहता है कि तुम्हें औरतों से हमेशा बचकर रहना होगा, क्योंकि फिलिप का मानना था कि औरतें मर्दों से ज़्यादा खतरनाक होती हैं। और इसी तरह वक्त गुजरता रहता है। सिकंदर अब बड़ा हो गया है। सिकंदर के बाबा एक और शादी कर रहे होते हैं। फिलिप की शादी के दिन लड़की के चाचा एंटस सिकंदर और उसकी मोम की बेइज्जती करते हैं, और ये बात सिकंदर बर्दाश्त नहीं कर पाता, इसलिए वो पलटकर जवाब दे देता है। इस पर एंटस कहते हैं कि अलेक्जेंडर ने उसकी बेइज्जती की है, और इस बात पर राजा फिलिप चिढ़ जाते हैं। इसलिए उस सिकंदर को एथेंस से माफ़ी मांगने के लिए कहते हैं। लेकिन सिकंदर माफ़ी मांगने के लिए मना कर देता है और वहाँ से जाने लगता है। पर तभी फिलिप उसके पीछे पीछे आता है और वो गिर जाता है। सिकंदर कहता है ये आदमी जो खुद 2 कदम नहीं चल सकता है, ये तुम्हें यूनान और फारस से बचाएगा। ये बात सुनकर राजा फिलिप को बहुत गुस्सा आता है, इसलिए वो सिकंदर को देश निकाला दे देते हैं। लेकिन कुछ दिन बाद ही फिलिप का खून हो जाता है, पर किसी को ये नहीं पता होता कि ये खून किसने किया। कुछ लोगों का मानना है कि ये सिकंदर की माँ ने किया था। लेकिन अब फिलिप की मृत्यु के बाद सिकंदर को 20 साल की उम्र में ही मैसेडोनिया का राजा बना दिया जाता है, और राजा बनते ही सबसे पहले सिकंदर अपने आसपास के राज्यों को कब्जे में लेता है, और उसके बाद 40,000 की सेना लेकर वो मैसेडोनिया सेंटर यानी एशिया में पहुंच जाता है। वहाँ पर भी वो एक एक करके बहुत सारे राज्यों को जीत जाता है, और धीरे धीरे उसने पूरे पश्चिम और दक्षिण एशिया पर कब्जा कर लिया था। इस तरफ दक्षिण मिस्र भी अलेक्जेंडर के कब्जे में आ जाता है। इसके बाद अलेक्जेंडर की एक बहुत बड़ी लड़ाई फारस से होती है। ये लड़ाई बेबीलोन के पास होती है, लेकिन यहाँ सिकंदर के पास सिर्फ 40,000 की सेना थी और फारस के पास 2.5 लाख से भी ज़्यादा की। लेकिन फिर भी अलेक्जेंडर इस जंग को जीत जाता है, क्योंकि इस युद्ध की रणनीति भी सिकंदर ने अपने आप बनाई थी, और इस तरह वो इस लड़ाई को भी जीत जाता है। लेकिन वहाँ का राजा थायरस वहाँ से भाग जाता है। इसलिए सिकंदर कहता है कि जब तक वो जिंदा है एशिया का राजा उसे ही माना जाएगा, और मैं सिर्फ एक नाम का राजा रह जाऊँगा। दरअसल सिकंदर की एक खास बात थी, वो जिस भी युद्ध को जीतता था वहाँ के राज्य के लोगों से बड़ी ही नरमी से पेश आता था, और उनसे उनके अधिकार कभी नहीं छीनता था। इसलिए लोग उसे बहुत प्यार करते थे। बेबीलोन आकर भी सिकंदर ने ऐसा ही किया, और अब सिकंदर नया घर बेबीलोन हो गया। वैसे तो वो बेबीलोन का राजा बन गया था, लेकिन फिर भी राजा थायरस को वो मारना चाहता था। इसलिए वो थायरस का दूर दूर तक पीछा करता है, पर फिर भी नाकामयाब रहता है। पर अब स्कोर्शिया और बैक्ट्रिया के साथ पूरे एशिया पर सिकंदर का कब्जा हो चुका था। पर बैक्ट्रिया में सिकंदर फैसला करता है
जिसे सुनकर सब हैरान हो जाते हैं, साथ ही उसके खिलाफ भी हो जाते हैं। दरअसल सिकंदर कहता है कि वो बड़ी आम लड़की से शादी करेगा और उसने ऐसे ही किया। दुनिया के सबसे शक्तिशाली लड़के ने एक आम लड़की से शादी कर ली। कुछ लोगों का मानना था कि अलेक्जेंडर ने ऐसा कबीलों वालों से संबंध बनाने के लिए किया था, पर कुछ लोगों का मानना है कि वो प्यार में पड़ गया था, पर कुछ का कहना था कि ये सिर्फ उसने वारिस के लिए किया था। दूसरी तरफ सिकंदर की माँ भी उसकी शादी से बिल्कुल खुश नहीं थी, क्योंकि वो चाहती थी कि सिकंदर मैसेडोनिया की लड़की से शादी करे। सिकंदर की माँ हमेशा कहती थी कि हम अखिलीस के वंशज हैं और हमारी रगों में शाही खून दौड़ता है, और इसलिए वो सिकंदर की शादी से खुश नहीं थी। और अब सिकंदर को अपने घर से निकले पूरे 6 साल हो चुके थे। सब चाहते थे कि सिकंदर वापस आ जाए, पर सिकंदर के सपने कुछ और ही थे, इसलिए वो घर वापस नहीं आना चाहता था। दरअसल सिकंदर पूरी दुनिया पर राज करना चाहता था, और इन्हीं सपनों को पूरा करने के लिए वो अपने सफ़र में आगे बढ़ते हैं। लेकिन एक दिन सफ़र के दौरान सिकंदर के सूप में कोई जहर मिला देते हैं, और सिकंदर उसे पीने ही वाला होता है, लेकिन उसे पता चल जाता है। और जब उसे पता चलता है कि उसके अपनों ने किया है, उसका दिल टूट जाता है। हालांकि साजिश में जो भी था, सिकंदर ने सबको मौत की सजा सुनाई, लेकिन सिकंदर का दिल टूट चुका था। इसके बाद सिकंदर 1.5 लाख लोगों को लेकर आगे बढ़ता है। दरअसल ये 1.5 लाख लोग सिर्फ सेना नहीं थी, ये चलता फिरता एक सल्तनत थी, जिसमें सभी तरह के लोग थे, जैसे कि हकीम, शिल्पकार, खामशाम, शाहूकार, औरतें, बच्चे, वैश्य, यहाँ तक कि गुलाम भी और जानवर भी। सिकंदर ने जिस जमीन पर पैर रख दिया वो पहले जैसी कभी नहीं रही, और अब सिकंदर हिंदू कुश पहाड़ों तक पहुंच गया था। दरअसल वो खो चुके थे, उनके सामने बड़े बड़े पहाड़ थे, और वहाँ पर एक रास्ता था जो हिंदुस्तान की तरफ जाता था। इसलिए सिकंदर हिंदुस्तान आ जाता है, पर वहाँ पर सिकंदर और उसके लोगों को हिंदुस्तान का पानी और वातावरण रास नहीं आता। फिर भी सिकंदर ने हिंदुस्तान में कई जगह पर कब्जा कर लिया था, और अब सिकंदर की सेना थक गई थी, वो घर जाना चाहते थे। साथ ही वो सिकंदर के खिलाफ बगावत भी करते हैं, लेकिन सिकंदर आगे बढ़ना चाहता था, और वो आगे बढ़ता रहा, और अंत में हिंदुस्तान में उसका सामना राजा पोरस से होता है। ये युद्ध पंजाब की झेलम नदी के किनारे हुआ था, जो आज के समय में पाकिस्तान का हिस्सा है। इस युद्ध के दौरान सिकंदर को एक तीर लग जाता है, और वो बुरी तरह से घायल हो जाता है। यहाँ पर सिकंदर फैसला करता है कि वो अपनी पूरी सेना के साथ वापस चला जाएगा, और वो सबसे छोटे रास्ते से बेबीलोन पहुंच जाता है। बेबीलोन में सिकंदर को देख के सब हैरान हो जाते हैं कि वो वहाँ पर 7 साल बाद लौटा था, और साथ इस युद्ध में, इस सफ़र में कितने लोग मारे गए इसकी कोई गिनती नहीं थी। बेबीलोन आने के बाद सिकंदर 2 शादियाँ और करता है, पर सिकंदर को पता चलता है कि उसका दोस्त हिफास्टन, उसकी तबीयत खराब है। हकीम बताता है कि शराब में गंदा पानी मिलाने की वजह से उसकी तबीयत खराब हुई है। सिकंदर कहता है गंदा पानी आया कहाँ से, लेकिन इसका जवाब किसी के पास नहीं होता। हकीम कहता है कि हिफास्टन जल्दी ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। हिफास्टन की मौत हो जाती है, जिससे सिकंदर पूरी तरह से टूट जाते हैं, और वो उस हकीम को फांसी पर चढ़ा देता है। सिकंदर का मानना था कि हिफास्टन की मौत बीमारी की वजह से नहीं, बल्कि साजिश की वजह से हुई थी। अलेक्जेंडर का सबसे पहला शक उसकी बेबी रुखसाना पर जाता है, इसलिए उसके पास जाकर उससे बहुत लड़ता है, और साथ ही उसका गला भी दबा देता है, और वो कहता है कि उसकी शक्ल कभी नहीं देखना चाहता। सिकंदर जब उसका गला दबा रहा होता है, तो रुखसाना कहती है कि उसके बच्चे की माँ बनने वाली है। सिकंदर ये सुनकर उसे छोड़ देता है। हिफास्टन की मौत से सिकंदर पूरी तरह से टूट गया था, और 3 महीने बाद सिकंदर की भी उसी तरह से मौत हो जाती है जैसे हिफास्टन की हुई थी। लेकिन मरने से पहले सिकंदर अपने मंत्रियों को ये बात कहता है कि उसके मरने के बाद उसकी 3 इच्छाएं पूरी करना। पहली इच्छा कि मेरे ताबूत को मेरी कब्र तक मेरे हकीम लेकर जाएंगे, ताकि लोगों को पता चल जाए कि इस दुनिया में कोई भी डॉक्टर, कोई भी हकीम तुम्हें नहीं बचा सकता। और दूसरी, मेरे खजाने में जितनी भी कीमती चीज़ें होंगी, सोना, चांदी, पत्थर, जेवर, ये सारी मेरी कब्र के चारों तरफ लगा देना, ताकि दुनिया को पता चल सके कि मैं यहाँ से सिक्का भी उठाकर नहीं ले जा सका। और तीसरी, वो कहता है कि उसके हाथों उसके ताबूत से बाहर निकाल देना, ताकि लोगों को पता चल सके कि मैं इस दुनिया में खाली हाथ आया था और खाली हाथ ही वापस आ रहा हूँ। कहा जाता है सिकंदर की मृत्यु सदमे या बीमारी से नहीं हुई थी, बल्कि उन्हें जहर दिया गया था, और जिसके चलते कुछ ही दिनों में उनकी मौत हो गई थी। सिकंदर की मौत के बाद पूरा साम्राज्य 4 हिस्सों में बट गया, और इन हिस्सों पे सिकंदर के 4 खास लोगों ने राज किया। वहीं पर एक और आदमी था जिसका नाम कैसेंडर था, वो भी सिकंदर का खास आदमी था, और उसने राजगद्दी पाने के लिए सबसे पहले ओलंपस को मरवा दिया। साथ ही 12 साल के अंदर अंदर सिकंदर के पूरे खानदान का नामो निशान मिटा दिया। सिकंदर चाहता था मैसेडोनिया रहकर जिंदगी भर राज कर सकता था और एक राजा की मौत मरता, लेकिन सिकंदर एक ख्वाब पूरी दुनिया को जीतने के थे, और उसने वो सब कुछ किया भी जो उसने सोचा था। इसलिए आज भी सिकंदर का नाम इतिहास के पन्नों में अमर है, और जब तक दुनिया रही सिकंदर का नाम रहेगा। और इसी के साथ ये कहानी यही खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में।